IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। हम आपको ओखला विधानसभा के हर मुद्दे से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले बात आज की चुनावी सरगर्मी की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मोर्चा खोल दिया है। अजय माकन ने जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार की पोल खोलने की बात कही, वहीं अमित शाह ने भी दिल्ली के हरिनगर में एक रैली के दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। हमें सिखाते हैं लोक संपर्क कैसा होता है। अरे भैया, ये लोक संपर्क को भारत की राजनीति में लाने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। हमें कोई जरूरत नहीं आपसे सीखने की। ये हमारा मूल संस्कार है, ये हमारा मूल लक्षण है, जिसके आधार पर 5 लोगों से शुरू की हुई पार्टी आज देश का और दुनिया का सबसे बड़ा दल बनकर भारत पर शासन कर रही है। तो जबरदस्त तरीके से दोनों ही पार्टियों ने हमला बोल दिया है, वो चाहे फिर बीजेपी हो या फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यह मोर्चा खोला। अजय माकन ने जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार की पोल खोलने की बात कही है, वहीं अमित शाह ने भी दिल्ली के हरिनगर में एक रैली के दौरान आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। तो आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बाकायदा एक पुस्तिका लाने की बात तक कर दी है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कारनामों पर। और साथ ही साथ अमित शाह ने हरिनगर में जो रैली की, उसमें कहा कि झूठ बोलने वालों से हमारा कहीं कोई मुकाबला नहीं है। सम्मेलन किया था और मुझे खुशी होती है उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हर विधानसभा में काफी अच्छी से अगर 75% मतदान हुआ तो हमारी लगभग 40 विधायकों की तरफ से और यहाँ पर बैठे एक कार्यकर्ता, खंड के प्रमुख, हमारे जिला के पदाधिकारी और सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता पश्चिमी लोकसभा चुनाव जीतने। तो हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 20 साल की इस पोजीशन से पलट चुकी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली की सरकार को वो तमाम ताकतें मिलनी चाहिए जो कि एक सामान्य राज्य सरकार को होती हैं। इसलिए भी हम पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने पुराने वायदों से पीछे हट रही है कि जिनकी बुनियाद ही झूठ के आधार के ऊपर रखी गई है। जिस जमीन की, जिस घर की बुनियाद झूठ के आधार पे है, तो उस घर से, उस इमारत से किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का मुकाबला करेंगे। हम लोग बहुत ही जल्द सोमवार को एक इसी तरीके से, इसी प्रकार के और जितने भी उनके झूठों के पुलंदे हैं, 49 दिन की सरकार में जैसे जैसे ये पलटियां जिस तरीके से खाई हैं, उसके ऊपर हम लोग एक पुस्तिका निकालने वाले हैं और उसका शीर्षक होगा 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। दिल्ली की ठंड पर सियासी गर्मी भारी पड़ती दिख रही है। ओखला विधानसभा की इन तस्वीरों को ही देखिए। बैनर पोस्टर सजने लगे हैं। यहां वहां पार्टियों के झंडे भी नजर आ जाते हैं। इस सीट पर कांग्रेस का बोलबाला रहा है। 2013 में कांग्रेस के ही आसिफ मोहम्मद खान ने यहां से बाजी मारी, जो आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब जरा सियासत से इतर इलाके की असल तस्वीर पर भी नजर डाल लीजिए। क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि इस इलाके पर 400 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च हो चुकी है? जी हां, दावा तो ये है कि सिर्फ सीवर सुधारने पर ही 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जल बोर्ड में रहते हुए
ये दिल्ली की पहले 34 अनऑथराइज कॉलोनी है जहां मैंने 400 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज सिस्टम की स्कीम पास करवाई और लगभग 200 करोड़ रुपए का ऑन ग्राउंड सीवेज सिस्टम पे काम चल रहा है। लेकिन लोगों की माने तो ये बिना जमीनी हकीकत के सिर्फ एक आंकड़ा भर है। जिसको पानी को पीते हैं वो पानी भी जहरीला पानी है। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। वोट के समय आते हैं, वोट मांगने के लिए वोट की राजनीति करके चले जाते हैं। 2013 में जीत दर्ज करने वाले विधायक साहब सरकारी फंड में से करीब 4 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें से ज्यादातर पैसा आखिर के महीनों में खर्च किया गया। अब तो बस इंतजार 7 फरवरी का है, जब लोग इन नुमाइंदों को जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे ओखला विधानसभा क्षेत्र की। ओखला विधानसभा क्षेत्र जहां करोड़ों रुपए पानी पर बहा दिया गया। पैसा नेताजी का नहीं, आपका अपना, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ओखला विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या। हमारे संवाददाता सैयद सुहेल ने पूरी विधानसभा का दौरा किया और ये रिपोर्ट फाइल की। आइए देखते हैं और तय करते हैं कि किसने कितना पैसा कहां खर्च किया और क्या कुछ निकल के आया। जब आपको इलाके में घुसते ही जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत को इस तरह बेचे जाने की तस्वीर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप ओखला विधानसभा में दाखिल हो चुके हैं। दिल्ली का एक ऐसा हिस्सा जहां पानी हासिल करना जंग जीतने जैसा है। इसलिए दबे पांव चुपचाप एक पूरी इंडस्ट्री ने यहां पांव पसार लिए। पीने के पानी की इंडस्ट्री। जी हां, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। जगह बदल जाएगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो ओखला की जनता का पानी से जुड़ा दर्द। यहां रोजाना इसी तरह रिक्शों में जीवन धारा आती है ताकि ओखला की जिंदगी का पहिया भी घूमता रह सके। पानी के एक कैन की कीमत है 20 रुपए, यानी हर घर में पानी पर करीब 2500 रुपए का खर्च। यहाँ सारी समस्या जो है वो पानी की है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता आए और आकर चले गए। ये देश की राजधानी की तस्वीर है, मध्य एशिया के किसी रेगिस्तान की नहीं। यमुना किनारे बसे ओखला में गूंजती अजान की आवाज लोगों को तो नमाज के लिए जगा देती है, लेकिन पिछले 25 सालों में इलाके के लोगों की आवाज नेताओं को उनकी नींद से नहीं जगा पाई है। यह है ओखला विधानसभा का बटला हाउस चौक। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपको सड़कों पर पानी मिलेगा, नालों में पानी मिलेगा, लेकिन नलकों में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। जब से कॉलोनियां बसी हैं, यहाँ के नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और आज तक खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के करीब 70% इलाके में आज तक पानी की लाइन नहीं पहुंच पाई। यहाँ जनता प्यासी है और पैसा पानी पर पानी की तरह खर्च हो रहा है। बिल्कुल भी पानी नहीं आता पीने का। इतनी प्रॉब्लम, इतने मतलब कितने सालों से ये वो लोग कहते हैं कि बनाएंगे पीने का पानी आएगा, पाइपलाइन लगाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। जिस इलाके में मेट्रो पहुंच गई हो, वहां पीने का पानी आज तक क्यों नहीं पहुंच पाया, ये सोचने की बात है। ओखला विधानसभा में 34 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं और मौजूदा विधायक आसिफ मोहम्मद खान के मुताबिक पानी न मिलने की यही सबसे बड़ी वजह भी है। दिल्ली में बात सिर्फ पीने के पानी की लाइन में डालने की बात नहीं है,
बल्कि सप्लाई जब तक पीछे से अगर हमारे पास सप्लाई नहीं आएगी हम आगे पानी नहीं दे पाएंगे। जहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जल बोर्ड का, वहां पर भी बहुत बड़े एरिया में आज तक भी जल बोर्ड पानी सप्लाई नहीं कर पाया है। इसलिए उनका ये कहना है कि हम जब पहले पानी का इंतजाम करेंगे उसके बाद उन कॉलोनीज में जल बोर्ड की लाइनें डालेंगे। लेकिन कम ही लोग हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले इस तर्क को मानते हैं। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने काम तो किया है, लेकिन अनऑथराइज होने के जो बहाने हैं या जो चीज़ें हैं टेक्निकली, उसकी वजह से बहुत सारे फंड यहाँ की इस इलाके में इस्तेमाल नहीं हो सके हैं। पानी को लाने की कोशिश को शुरू होने में जब सालों का वक्त लगा है तो जरा सोचिए कि इस क्षेत्र में पानी आते आते कितना वक्त लगेगा। इलाका कोई हो, सुविधा के अभाव में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर चाहे वो जामिया नगर हो या सड़क पार का इलाका मदनपुर खादर। ओखला विधानसभा सीट का ये वार्ड नंबर 207 है, मदनपुर खादर का इलाका है और पूरे ओखले की तरह यहाँ पर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीने के पानी की है, सैनिटेशन की है और सीवर की है। मदनपुर खादर में हर घर के सामने आपको एक हैंडपंप लगा हुआ दिख जाएगा। रोजमर्रा का बाकी कामकाज तो इन हैंडपंपों के सहारे चल जाता है, लेकिन पीने और खाना पकाने के लिए टैंकर का इंतजार करना पड़ता है, जो नेताओं की तरह कभी कभी ही शक्ल दिखाता है। नेताजी, इस गंभीर आरोप पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, वरना जनता जनार्दन के पास तो वोट की वो ताकत है जिससे वो अच्छे अच्छों को सबक सिखा देती है। सैयद सुहेल, दिल्ली, IBN 7। और अब वक्त है जनता के हिसाब मांगने का। जी हां, चुनाव नजदीक है और जनता हिसाब मांग रही है। आंकड़े क्या कहते हैं? ओखला विधानसभा में किसने कितना पैसा खर्च किया, जानने के लिए चलते हैं स्टूडियो। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, ये आज हम बात करेंगे एक ऐसे इलाके की जहां पर पैसा तो बहुत ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन वहां पर असल में क्या वाकई लोगों को सुविधाएं मिली या नहीं मिली। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ओखला वो इलाका है जहां पर आज हम आपको लिए चलते हैं और आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधायकों ने, पार्षदों ने, सांसदों ने कितना पैसा इस पूरे इलाके पर खर्च किया और इस पूरे इलाके का हाल क्या है आज। आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आसिफ मोहम्मद खान जो कि कांग्रेस के थे, इन्होंने चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी के इरफानुल्लाह खान को इन्होंने हराया था। अब बात करते हैं उस पैसे की जो कि इनको फंड में मिला और इन्होंने खर्च कितना किया। आसिफ मोहम्मद खान को विधायक फंड में मिले थे 4 करोड़ रुपए। इतना पैसा इनको मिला था ताकि अपने पूरे इलाके को सजाया जा सके, लेकिन आसिफ के पिछले कार्यकाल का भी कुछ बकाया था, वो था 27 लाख रुपया और ये मिलाकर काफी बड़ी रकम होती है और इन्होंने, आसिफ ने कुल मिलाकर खर्च किए 4 करोड़ 27 लाख, यानी पूरे के पूरे पैसे इन्होंने अपने पूरे इलाके में खर्च किए हैं उसे सजाने संवारने में। हकीकत आपको प्रतीक बता रहे हैं कि वहां पर कैसी है। 400 करोड़ के काम शुरू करवाने का दावा भी ये हमेशा करते आए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने ही बहुत से ऐसे नए नए काम शुरू करवाए और उन तमाम कामों में 400 करोड़ रुपया लग गया। इसके बाद हम पार्षदों की बात करते हैं। 3 साल में हर पार्षद को मिले हैं 2 करोड़ 30 लाख रुपए और हर पार्षद ने कितने पैसे खर्च किए वो भी बता देते हैं। शोएब दानिश, जिन्होंने 1 करोड़ 72 लाख रुपए अपने इलाके में उसको सजाने और संवारने में खर्च किए। इरशाद बेगम ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए अपने इलाके में। इसके अलावा बीर सिंह ने 2 करोड़ रुपए अपने पूरे इलाके में खर्च किया उसको सजाने और संवारने के लिए। नीतू 2 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने भी खर्च किए अपने पूरे इलाके को सजाने और संवारने में। सांसद फंड की बात कर लेते हैं, जहां पर महेश घिरी जीते थे बीजेपी के और इन्होंने संदीप दीक्षित को हराया था और इन्होंने अपने फंड से कितना पैसा खर्च किया है इस इलाके पर वो भी बता देते हैं। संदीप दीक्षित ने खर्च किए थे 1 करोड़ 80 लाख रुपए अपने पूरे इलाके में। लेकिन ओखला इलाका अभी भी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि अभी भी वहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सबूत प्रतीक आपको दिखाएंगे। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सैयद सुहेल चलेंगे ओखला और जानेंगे वहां जनता का क्या हाल है। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।
ओखला विधानसभा सीट के मुद्दे क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, आम आदमी की सोच क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं ओखला के कालंदी कुंज। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम लोग हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर इस इलाके में परेशानी क्या है, लोग क्या फेस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपसे। सर, आप बताइए ओखला के अंदर क्या परेशानियां हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ है पानी की, उसके बाद रोड्स की, सीवर की सफाई। कौन सी परेशानी ऐसी है जो यहाँ ओखला में नहीं है? मुस्लिम्स यहाँ पर 60% हैं और कांग्रेस का यहाँ पर होल्ड रहा है। ये बताइए, लंबे वक्त से कांग्रेस यहाँ पर रही है, कितना किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सर यहाँ पे जो भी यहाँ प्रतिनिधि उनका उतर के आता है, यहाँ काम तो करता नहीं है। यहाँ के भूमाफिया जरूर बन जाता है। वो लोगों को बिल्डिंगें बनवाता है, बिल्डिंगें टूटवाता है, दोनों से पैसा लेता है। यहाँ के सिर्फ क्या नाम है उनके, इसके अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बच्चे हमारे परेशान है, बारिश होती है, कीचड़ में निकल के जाना पड़ता है। इतनी कीचड़ में से हम बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं। यहाँ पानी निकलने की जगह नहीं है, पानी पीने को नहीं है, पानी की निकासी नहीं है और सीवर की प्रॉब्लम है। सीवर की प्रॉब्लम आपके जेजी कॉलोनी में भी बहुत जी सर, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि 10 साल के मतलब 10 साल जो है कांग्रेस पार्टी आई यहाँ पर, 10 साल उन्होंने राज किया, काफ़ी अच्छे से किया, मगर गरीब आदमियों का कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ किसी भी तरीके का। चाहे सीवर लाइन ले लो, चाहे गलियों में बरसात हो तो कीचड़ सी, मतलब घर में से निकलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। मगर हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवर लाइन है, आज बच्चे स्कूल से जाते हैं तो सड़क कीचड़ में गिर जाते हैं। उसके बाद में घर से निकलने के बाद औरतें निकलती हैं तो असामाजिक तब सड़क पर दिखाई देते हैं। बहुत सारी ऐसी सुविधा है, नरकीय जीवन यहाँ पे लोग बिता रहे हैं। जाम की भी एक बड़ी समस्या है, जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। बहुत जबरदस्त समस्या जाम की। ओखला हेड पे तो ये परेशानी आती है सुबह को कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। और अगर बच्चे यहाँ नहीं पढ़े होते तो मेरे गांव में यहाँ से इस दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पढ़ा लिखा तबका रहता, इस पढ़े लिखे तबके में वो सहूलतें नहीं है जो मेरे गाँव में है। अगर एजुकेशन का मसला नहीं होता बच्चों के सामने तो ये रहने की जगह ही नहीं है। दोजक जैसा दोजक के हालात बतलाते हैं ना आलिम लोग, उससे ज्यादा बदतर ये है। ये बड़ा मसला है कि एक आदमी ये कह रहे हैं कि दिल्ली रहने लायक जगह नहीं है और उनका गांव उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं बेहतर सुविधाएं हैं, इसको नर्क बताया जा रहा है। तो ये हमारे नेताओं के लिए एक बड़ी बात है, हमारे एमएलएस के लिए, हमारे पार्षदों के लिए एक बड़ी बात है और उन्हें शायद सोचना चाहिए कि क्यों एक आम नागरिक को अपने रहने की जगह को नर्क कहना पड़ता है। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर दिल्ली में लगातार बातें होती हैं, तमाम हवा और रुख की बातें कही जाती हैं और आज वही मुद्दा लेकर हम आपके बीच में, मैं मुद्दा बता देता हूं। मुद्दा बहुत साफ है। लोग कहते हैं झुग्गी झोपड़ी जो है पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ी थी, लेकिन इस बार रुख किधर है, कहां हवा बह रही है, इसी जानने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। आप पूछ सकते हैं इतने लोग एक साथ कैसे आ गए। जी हाँ, मैं बता दूं, आज बीजेपी का एक सम्मान समारोह है, भारतीय खटिक समाज महासभा का, और यही मुद्दा हम यहां पर लेकर बीच में आए हैं और तमाम कॉलोनीज में भी हम जाएंगे। जी, लोग कहते हैं कि रुख जो है पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ था, तमाम नौजवान हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। इस बार क्या है, कुछ अलग या बीजेपी या आम आदमी पार्टी वैसे ही? सर, इस बार बीजेपी है। मोदी क्यों इस बार बीजेपी क्यों? मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान, भारत देश हमारा जब विकास की पटरी पर चल रहा है, हम उसे और नौजवान आगे ले जाएंगे। हमें और किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? भाई देखो, मुंह देखी बात मत करो, मुंह देखी बात नहीं, बिल्कुल साफ साफ दिल की बात करो। अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान विकास की राह पर चल रहा है, विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। सर पर पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का क्या चाहिए? पब्लिक को सिर्फ चाहिए विकास, और विकास से वादे से मुकर जाती है। कैसे मुकर गई भाई, बताओ मुझे। पहले शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत लेके चलता था, वो दिखाता था, लेकिन जब वो जीत गया तो वो कहता विजेंद्र गुप्ता हमें सबूत दिखाए, फिर मैं जाके उसको अरेस्ट करूंगा। पिछली बार कुछ हवा अलग बही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ गई थी हवा, वहाँ कॉलोनीज में झुग्गी झोपड़ियों की हवा जहाँ भी गई थी, पर इस बार बीजेपी ही है। इस बार बीजेपी है। इस बार बीजेपी क्यों है? मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम वैशाली है। इस बार आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी क्यों, तो मैं यही बताना चाहूंगी, जिस संगठन का नेतृत्व नरेंद्र मोदी
कर रहे हैं, जो युवाओं के रोजगार की, स्किल डेवलपमेंट की ऐसी बातें करते हैं, तो युवा पीढ़ी उनके साथ ही जाना चाहेगी। जहाँ की अरविंद केजरीवाल है, जो सिर्फ युवाओं का उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करा, युवाओं को सिर्फ उन्होंने एक वोटर की तरह इस्तेमाल कर। राखी बिरलान खुद में युवा है, और वो अगर ये शुरुआत अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल वो वाल्मीकि रविदास मंदिर से शुरुआत हुई थी, झाड़ू दिखाई गई थी और तमाम युवा तमाम लोग चले थे उनके। इस बार ऐसी क्या चीज हो गई? राखी बिरला, चलिए आप सही कह रहे कि कहने को युवा है, लेकिन एक बार बताना चाहूंगी, राखी बिरला बाल विकास मंत्री थी। वो ऐसी बाल विकास मंत्री थी जो एक बॉल लगने से उसके ऊपर FIR करा के आते थे। तो ऐसे युवा मंत्री और ऐसे बाल विकास मंत्री तो हमें नहीं। भाई तुम मुस्कुराए क्यों? बच्चा भी ताली बजाता है। बच्चा मोदी अब की बार बच्चा मोदी है। हम सच्चाई के साथ है। झाड़ू को देख लिया हमने, कांग्रेस को देख लिया। तुम्हारे जब युवा तभी बोलता है जब पीछे से बुजुर्ग का हाथ होता है। ऐसा कुछ और देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जी जनाब मैं आता हूँ बेटा। आज का युवा बहुत सजग है, बहुत सतर्क है। अभी हमारे युवा नौजवान बच्ची ने इतनी अच्छी बात कही कि जो बाल विकास मंत्री थी वो बच्चे की बॉल से ही उसने बवाल मचा दिया, और मात्र चंद दिनों में 49 दिन तो टोटल रहे, 5-7 दिन बाद ही मंत्री बना, एटीट्यूड आ गया। तो ऐसे लोगों पर यकीन नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए, बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ रही है तो फेस बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री का तो अभी बात ही नहीं आ रही। बीजेपी के अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले फेस नहीं दिया। कोई राष्ट्रीय पार्टी फेस नहीं दे। आम आदमी पास तो फेस है ही नहीं केजरीवाल के अलावा। इसलिए बिरला ने 2.5 करोड़ के CCTV कैमरे पास करवाए, लेकिन एक भी CCTV कैमरा कहीं दिखाई नहीं देता। 3 करोड़ की कोठी में ले ली। बीजेपी के CM कैंडिडेट के नेतृत्व की बात करते हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव लड़ा। कोई सोच नहीं सकता था कि हरियाणा में आज तक कोई नॉन जाट मुख्यमंत्री आएगा या झारखंड में कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। इसी के साथ दिल्ली एक बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। जो ये पगड़ी है बहुत अच्छी लग रही है, तो ये खास पगड़ी बनवाई है खास आज के लिए? ये हमारे खटिक समाज की तरफ से है। हम दलित हैं इसमें। तो खटिक समाज इस बार ये पगड़ी कहाँ रखने जा रहा है? ये विधानसभा में। विधानसभा में किधर जाएगा? ये मादीपुर विधानसभा। मादीपुर विधानसभा तो चतर सिंह रछोइया जी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये बताइए इस बार हवा किस तरफ, रुख किस तरफ है? रुख कहीं भी हो, पर हम जो जितने भी दलित समाज से हैं हम सारी रुख बदल देंगे। और जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, चप्पल फेंकी जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जब वो जनता से झूठ बोलेंगे तो चाहे मैं ही क्यों झूठा हूं, मैं भी पिटूंगा ही। जब जनता से मैं झूठ बोलकर वोट मांग रहा हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, तुम्हें फ्लैट दूंगा, तुम्हें बिजली दूंगा, राशन फुल कर दूंगा, सब चीज फुल कर दूंगा, 400 लीटर पानी दूंगा। अगर मैं अपनी मम्मी से ही झूठ बोलूंगा तो मेरी मम्मी भी मेरे खिलाफ एक्शन लेगी ही लेगी। बहुत अच्छी बात, मम्मी एक्शन लेगी ही लेगी। और यहाँ पर तमाम महिलाएं भी इकट्ठा हुई हैं और जत्थे का जत्था यहाँ पर आज दलित सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहा है। झंडे बीजेपी के हाथ में है। हाँ जी। पिछली बार तो हवा कुछ और बह रही थी कॉलोनियों में। नहीं, पहले भी मोदी जी की लहर डोल रही थी, अभी भी मोदी जी की है। लेकिन पिछली बार तो सरकार नहीं बन पाई ना बीजेपी की। तो बन गई ना सरकार, और आगे तो केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात दिल्ली की बनेगी। अब मोदी जी नहीं थे ना पहले, इसलिए नहीं थे, अब बनेगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, दलित है, वहाँ झाड़ू का बड़ा जोर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी झाड़ू कुछ नहीं है। झाड़ू का मतलब 49 दिन का जो खेल था वो खत्म हो गया। अब है भाजपा सरकार। मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जनता उनसे जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है इस बार कुछ हवा बदली है या वही है? नहीं बदली है, बीजेपी के साथ है सारे। इस बार बीजेपी के साथ है। और पिछली बार तो खूब झाड़ू चल रही थी साहब। झाड़ू नहीं थी। ऐसा इंसान निकला जिसने 49 दिनों में पब्लिक को ये बता दिया कि उसने क्या किया। उसने तो हमारे साथ बहुत ही मक्कारी करी। अच्छा ये बताइए कि तमाम लोग यही रविदास मंदिर था, यहीं पे झाड़ू लगाई उन्होंने, यहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक अभियान शुरू किया, यहीं से वो पूरी दिल्ली में निकले। तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया एकदम से? किसके? भाई केजरीवाल जी के खिलाफ कैसे हो गया? केजरीवाल जी के खिलाफ तो इसलिए हुआ ना कि उन्होंने 49 दिन में किया क्या था, और जो भी किया तो उन्होंने कहा कि पानी का बिल कम किया, बिजली का बिल कम किया। वो एक लॉलीपॉप दी थी जनता को, जो हमारी गरीब जनता है उसको एक लॉलीपॉप दे दी थी, तो वो झूठे वादे किए और वो भाग गया, और अभी भी वो भाग जाएंगे। परमानेंट इलाज नहीं था। हम ये नहीं चाहते कि हम एक बार और धोखा खाएं और दोबारा से अपने दिल्ली में ये वोटों की और भी भारी वो उससे वो करवाएं।
जो हमारे साथ है, अब हम बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी के ही साथ है। और दिल्ली की सारी जनता विकास पीछे और जाने दीजिए भाई, पीछे और जाने दीजिए। हाँ, इधर का रुख पता करते। बताइए भाई क्या है? मैं युवा से पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आ रहा हूँ, इस बार क्या हवा? बीजेपी के साथ है। और क्या बीजेपी के साथ है? अरे हाँ, क्यों ऐसा क्यों? जब हमें पानी बीजेपी दे रही है, खाना बीजेपी देगी, तो हम झाड़ू वाले के क्यों देंगे? क्यों पीछे जाएंगे हम? पहले बताओ, जब हमें झाड़ू वाला मार दिया तो क्यों जाएंगे उसके पीछे? दोबारा भी भाग सकता है। के साथ होना पड़ेगा क्योंकि किरण बेदी आ गई है जो कि हमारे दिल्ली का सुधार कर देंगे अच्छी तरह से। क्राइम किरण बेदी महिलाओं का सपोर्ट किरण बेदी। भारतीय जनता पार्टी। किरण बेदी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा। वो महिलाओं के लिए जो उन पे अत्याचार होते हैं, जो उन सब के लिए एक मिसाल है। वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं। हमने देखा महिलाओं के उनके आने से, महिला सुरक्षा के आने से, कि उनके आने से फर्क पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो बहरहाल यहाँ पर दलित महासम्मेलन में बीजेपी की बात हो रही है, लेकिन हम कॉलोनियों में भी रुख करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ और लोगों से इसी मुद्दे पर बात करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। रैली में चाट पकौड़ी का भी अपना महत्व होता है साहब, और जब रैली हो रही हो या दलित सम्मेलन हो यहाँ पे आज जैसा है, तो तमाम लोग को भूख भी लगती है। कार्यकर्ता आते हैं और कचौड़ी के पास खिंचे चले आते हैं। नेता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या कचौड़ी? नेता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या जब भूख लगती है तो कचौड़ी? कचौड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, भूख लगती है। तो जब भूख लगता है तो कचौड़ी। क्या सुबह आए थे? हम आए 12 बजे। भूख लगाई है? बहुत ज्यादा भूख लगी। अरे देखिए आराम से जी। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बन रहा है? बहुत अच्छा बन रहा है जी। किसकी तरफ हवा है? हाँ जी, किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ हवा है। बीजेपी की हवा। तो पिछली बार कुछ दलित और जो समाज था वो कहा कि भाई मुड़ गया झाड़ू की तरफ पिछली बार। नहीं जी, अब उत्तराखंड की वजह से जो है दलित बीजेपी की तरफ आ गया। किरण बेदी के आने से क्या प्रभाव पड़ा? किरण बेदी जी के आने से जो आज केजरीवाल जी का आप फेस देखेंगे बहुत फीका पड़ चुका है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी बिजली के आंदोलन पे इन चीजों के ऊपर लेकर आए थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। अगर लोग समझे, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारी कंपनियां आपके मनपसंद की दूंगा ताकि आप जिस कंपनी से लाइन लेना चाहे ले सकते हैं। क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? नहीं, इस बार मुद्दे बीजेपी के हावी हैं और बीजेपी काम कर रही है क्षेत्र के अंदर में और पूरे देश के अंदर में बीजेपी का 1600-1700 लगभग अगर मोटे तौर पर जो है तो झुग्गी झोपड़ियों का क्लस्टर पड़ता है। उनमें पिछली बार रुख कुछ और था। नहीं, पिछली बार जो रुख था जो क्या एक झूठे की जो की एक राजनीति थी, झूठ बोल करके और पब्लिक को लुभाने वाली। और आज की डेट में सारी जनता समझ चुकी है झूठ का काम नहीं होता है, काम वही होता है जो सच्चा होता है। बहरहाल यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों के साथ आज दिल्ली का दलित समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इस बार रुख बदला है पिछली बार से? सर, हवा मोदी जी की चल रही है और वोट बात चल रही है और मोदी जी आएंगे। मोदी जी पिछली बार क्या था? झाड़ू थी। अब नरेंद्र मोदी रहेंगे, हमारे कमल जीतेंगे। इस बार कमल हो गया। पिछली बार झाड़ू था। पिछली बार था, इस बार बीजेपी आएगा। अब झाड़ू नहीं आएगा। नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमारे जनता ने झाड़ू फेर दिया। बीजेपी वाले ने झाड़ू फेर दिया। जी, और तमाम लोग जी, इस बार क्या रुख है? हम अम्बेडकर नगर से आए, अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र। वो तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। हम बीजेपी गढ़ है। हम नरेंद्र मोदी के झंडे तले उनको जिताएंगे और मोहम्मद जिताएंगे उनको। दिल्ली में सरकार बीजेपी की लाएंगे। इस बार क्या रुख है बताइए? जीतने का रुख है। किसका? कौन जीत रहा है इस बार? मोदी। अच्छा, तो इस बार क्या चेंज हुआ? पिछली बार तो झाड़ू थी। हमने तो नहीं दिया झाड़ू, हमने मोदी को ही दिया था। पिछली बार भी कमल खिलेगा, इस बार कमल खिलेगा। तो सरकार अब सोच रही है जिस तरीके से मोदी जी हम लोगों के लिए सोच रहे हैं कि झुग्गी वासियों को फ्लैट दिए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि आज तक सरकार सिर्फ कहती आ रही है, उन्होंने एक टारगेट दिया है 2022 में सभी झुग्गी वासियों को मिलेंगे, तो हम उसी पार्टी के साथ हैं जो हमारे लिए आवाज देगा। हम लोगों के लिए आज कई करोड़ संख्या में लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं। पिछली बार अगर मैं सही बताऊं, पिछली बार तो उससे पहले जब चुनाव हुए तो शीला जी ने एक सर्टिफिकेट सबको बांटे
लेकिन खाली दिखावा था, देगा कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं दिया, सिवा दिखावा था। वो सर्टिफिकेट दे दिया, ना हम माल का हक दिया, ना हमको आजाद किया झुग्गियों से, वो इसमें तोड़ते फिर बनाते हैं, कुछ नहीं दिया। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सच है? मोदी जी कह रहे हैं एकदम सच बात है। लड़कियों के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन दी है। लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा जो है दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसमें लगता है कि बीजेपी की जो बात कह रही है वो ज्यादा बेहतर है। तो इस बार क्या है भाई, आप लोग बताएं। आपका अकाउंट भी खुलवाया मोदी जी ने, अकाउंट भी खुलवाया लड़कियों का, जब विधवा होती है इन बैंक में अकाउंट भी खुलवाए। हम पहुंचे हैं अपने कैमरा पर्सन सागर के साथ कसेरूवालान पहाड़गंज। जी हाँ, ये इलाका आसपास के तमाम लोग, और ये बहुत पुराना इलाका है। महामाया मंदिर यहाँ पर मौजूद, और इसी मंदिर के ठीक सामने हम यहाँ पे मौजूद तमाम कॉलोनी को। भाई, इस बार कॉलोनी की हवा क्या कहती है? पिछली बार तो झाड़ू खूब चलाई है आप लोगों ने, इस बार क्या कहता है? इस बार तो समय ही बताएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ की हवा देखी जाएगी तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। तो ऐसा बदलाव क्यों? एकदम पिछली बार तो हमारे मोदी जी ने अच्छा काम करा है। जी, मोदी जी ने अच्छा काम किया। कुछ खास बात है भाई? बिल्कुल है जी। क्या इस बार क्या रुख क्या कहता है जी? खास तौर से जो उन्होंने कहा झुग्गी झोपड़ियां, इस तरह की जो बस्तियां हैं उनमें अंदर तक बैठा है आम आदमी। तो आम आदमी का वो कारण क्या है? और मुझे बताइए। आदमी का कारण तो खत्म हो गया। पहली बार था झूठ, अब ये झूठ होगा नहीं। अब जो चलेगी सच्चाई चलेगी। पहले बिजली आदि अगर आदि करेंगे भी तो कहां से पैसा लाएंगे? फिर बाद में मोदी जी को टकराएंगे। अगर आप भी गए कि जी केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, हम क्या करें जी, हम नहीं कर सकते जी, फिर वहीं का वहीं कहानी आ जाएगी। इसलिए अब केंद्र के साथ जुड़ने की सबों की इच्छा होगी है। या इस बार केंद्र के साथ जुड़ने की सभी की इच्छा। जी, इस बार किरण जी आई हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है बीजेपी को लगता है? किरण बेदी जी जो आएंगी, उनका वैसे तो बिहार को बड़ा अच्छा बनाना था, स्टेशन को। यहाँ आ गई तो सख्त तो बहुत है, काम बढ़िया करेंगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, लेकिन उनको खड़ा होने में हम आप सब लोग साथ देंगे तभी किरण जी खड़ी हो पाएंगी। जी वाह वाह, क्या नाम है आपका? चंद्रकांता भी, गरीबा पहाड़गंज। जी क्या बात है, पहाड़गंज की इसी जगह की बाशिंदा करी कि आप सब लोग साथ देंगे तो खड़ी हुई। बड़ी सख्त है, ये बात सही कह रही है क्या? बिल्कुल जी, 100% सही कह रही है। किरण जी के आने से कोई फर्क पड़ रहा है? आप ये कहते हो किरण जी के आने से इतना फर्क पड़ेगा कि जो अभी तक नहीं हुआ इतना अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी चालान काट दिया था। इंदिरा गांधी जी का भी जिन्होंने चालान काटा था, हाँ, नो पार्किंग के अंदर, नो पार्किंग के अंदर चालान कर, तो वो ऐसा करेंगे। और वो एक महिला है, महिला होने के नाते मैं एक बात और उनके लिए कहना चाहूंगी, महिला का मुद्दा है और महिलाओं को कितने जी मैं ये कहूंगी कि महिला होने के खातिर कि अगर किरण जी आ गई तो क्या होगा कि जब बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है, और आंधी जब चलती है तो दिन रात बदल देती है, और अगर किरण जी आएंगी तो इतिहास बदल देंगी। क्या बात है भाई, वाह। पहाड़गंज तो जिंदाबाद जिंदाबाद है। क्या कहते हैं आप? तो एक ही बात कहते हैं जी, ई रिक्शा का कुछ सोल्यूशन निकाले पहले, तभी आप इनको विधानसभा में बहुमत मिलेगा। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ई रिक्शा कर निकले, ई रिक्शा बड़ा जबरदस्त मसला फंसा हुआ के लिए निकले थे, हैंडीकैप वालों को भी नहीं चला रहे हैं। मेरे हैंडीकैप हूँ मैं, तो हमारी रिक्शा नहीं चलेगा तो हम किसको वोट देंगे? पहले ई रिक्शा वालों का यहाँ पे हल निकले तभी बात बनेगी। इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको? किरण बेदी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। किरण बेदी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। जी, ईमानदार है क्या? हाँ, ईमानदार है। हाँ, बच्चा भी ईमानदार कहता है। तो अरविंद केजरीवाल से टक्कर बराबर की रहेगी? बराबर ज्यादा रहेगी। हाँ जी, ज्यादा रहेगी, बिल्कुल ज्यादा रहेगी। ये भी बात है कि किरण बेदी को आना है, हम लोग को हाथ उठा लिया। हाथ में तो झाड़ू है और झाड़ू तो नीचे है। झाड़ू है उससे क्या मतलब है? अपने दिल का बात कर रहे हैं, दिल का बात कर रहे हैं। झाड़ू है उससे क्या है? हमने लगाने के लिए लिया है, घर के लिए है। झाड़ू तो नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान के चलाया है, इतना सुंदर व्यवस्था चलाया है देश के लिए। ज्यादा बात क्या लगता है आपको? जी बताइए। अगर किरण बेदी जी आ गई तो हमारे देश के हालात कुछ सुधरेंगे और महिलाओं को थोड़ी सावधानी मिलेगी और हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। हमारी दिल्ली जो है बहुत अच्छी तरह सुधर जाएगी। इधर बहस फिर एक बार तेज हो गई है गली में कि इस बार पार्टी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर गली मोहल्लों में ये बात है कि दलित जो हैं
ये बार बार कहा जा रहा है जो दलित हैं वो पिछली बार झाड़ू की तरफ थे, इस बार क्या है रुख बताइए। दलित समाज के यहाँ है मैम, अपने हेमराज जी दलित समाज से। दलित समाज से जी, दलित कहा पिछली बार जो था वो झाड़ू की तरफ था। दलित समाज जो मेन था वो नहीं था, वुमेन है, बच्चे हैं, पढ़े लिखे थे, क्या हुआ उनके साथ, जो हुआ वो अंदरूनी बात हुई, लेकिन हम पूरी तरह उनके साथ नहीं थे, दलित समाज कभी उनके साथ नहीं था। जी, इस बार जो जनता चाहती है वो एक स्थिर सरकार चाहती है। पिछली बार केजरीवाल जी को लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, लोग परेशान हो गए, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब एक स्थिर सरकार, और जो बीजेपी ने एक नया कैंडिडेट लाया कल ही, किरण बेदी, उससे लोग बहुत खुश हैं और अब जो है बीजेपी के साथ हैं। किरण बेदी से लोग खुश हैं और लोग उनके साथ हैं। ये महामाया मंदिर के ठीक सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद। आप क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव में क्या रहेगा? इस बार चुनाव में जी मोदी जी रहेंगे और कमल जी हमारा साथ है, उसके साथ रहेंगे। वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। ये क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्या हवा बह रही है इधर खास मोहल्लों में? और जो कह रहे हैं दलित समाज जो है, लोग कह रहे हैं कुछ खटिक समाज जो है, वो जो है इस बार क्या रुख रहेगा उसका? केजरीवाल। केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल। केजरीवाल ना, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, दिल्ली में भी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। इन्हीं सब बातों के बीच में कि कौन और कहां नारे तेज हो गए हैं, आपसे फिर कल मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नहीं चलेगा।